Hello everyone, welcome to Surgery Academy online classes. Today the topic which we are going to start with are the models, right? मॉडल्स को समझने के लिए आपको पहले ये चीज़ जाननी होगी कि मॉडल्स जो हैं वो बेसिकली कौन से टॉपिक का पार्ट हैं, राइट? आपने वर्ब के बारे में सुना होगा. So what I'm going to do is I'm going to quickly discuss about this category of models which is under verb. So देखिए verb जो है हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, या तो मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं आगे. वन आर द मॉडल्स, द सेकेंड वन आर द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में इज़म आर, वॉज, वर ये सब आते हैं. एंड जो मॉडल्स हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब का ही एक पार्ट है, इसमें हमारे पास 13 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉडल्स आर देयर, विच इज कैन, कुड, विल, शेल, मस्ट. दिस इज ought to, OUGHT, ought to, may, might, should, would, used to, dare and need. ओके मैंने लास्ट के तीन को, यूज टू को, डेयर को एंड नीड को ब्रैकेट्स में रखा है, बॉक्स में इसलिए डाला है. हैं तो ये भी मॉडल्स, लेकिन हम इनके लिए एक स्पेसिफिक नाम यूज़ करते हैं विच इज़ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब. इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इन्हें मॉडल्स के साथ साथ मेन वर्ब की तरह भी कभी कभी सेंटेंस में यूज़ करते हैं. क्विकली हम गोना डिस्कस कि मेन वर्ब्स कौन सी होती हैं, या तो फाइनाइट या तो नॉन फाइनाइट्स. फाइनाइट में आगे दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, वेयर एज नॉन फाइनाइट्स में आगे तीन पार्ट्स हैं, जीरंड, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स. तो आप देख रहे हो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द वर्ब. वर्ब के सिर्फ और सिर्फ यही भाग हैं जिसमें मॉडल्स को अगर आप देखो तो मॉडल्स जो हैं वो किसके पार्ट में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब में. एंड हेल्पिंग वर्ब इज अगेन अ पार्ट ऑफ वर्ब. सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉडल्स. मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो सेंटेंस में वर्ब को सपोर्ट कर रहे होते हैं. गॉट इट? तो मेरा सबसे पहला जो मॉडल है वो हम देखेंगे कौन सा है, शुड. सबसे पहले हम शुड का यूज डिस्कस करेंगे. देखिए शुड जो है बेसिकली आप इसे हिंदी में अगर कनेक्ट करना चाहो तो ये हम यूज़ करते हैं चाहिए के लिए. मुझे ये करना चाहिए या तुम्हें ये करना चाहिए, यानी कि अगर आपको किसी को कोई सजेशन देनी है या फिर एडवाइस देनी है तो आप शुड का यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड वेक अप अर्ली. ये एक एडवाइस है, इसीलिए आपने सेंटेंस में कौन से मॉडल का यूज़ किया है, शुड का यूज़ किया है. बाकी जितनी भी एडवाइसेस होंगी आप उसमें क्या लगाओगे, शुड लगाओगे. सजेशन देनी होगी देन यू विल यूज शुड हियर. शुड का ये था फर्स्ट यूज. अब हम आते हैं इसके सेकंड यूज के ऊपर, जिसमें मैंने लिखा है कि शुड को हम यूज करेंगे आफ्टर दिस वर्ड. ये कौन सा वर्ड है, LEST, लिस्ट. जिस सेंटेंस में आप LEST देख रहे हो उस सेंटेंस को फॉलो करेगा कौन सा मॉडल, शुड. लेस्ट कहीं लगा है, उसके बाद आपने क्या लगाना है, शुड लगाना है. और लेस्ट एंड शुड जिस सेंटेंस में लगे होते हैं वो एक नेगेटिव पर्पस को बताता है. आफ्टर लेस्ट शोज अ नेगेटिव पर्पस. शुड को यूज करेंगे लेस्ट के बाद जो कि एक नेगेटिव पर्पस बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, ही रैन फास्ट, लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन. वो तेज भागा ताकि उसकी ट्रेन मिस ना हो जाए. जब मैंने इस सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट किया तो आपने देखा कि मैंने बोला मिस ना हो जाए. मैंने ना का यूज़ किया है, नेगेटिव पर्पस का यूज़ किया है, जबकि इस सेंटेंस में तो कहीं पे भी नो नहीं है या नॉट नहीं है. इसका मतलब क्या है कि ये जो लेस्ट है और शुड है ये कंबाइन एक सेंटेंस में जब लगते हैं तो ये ऑलरेडी एक नेगेटिव पर्पस को सॉल्व करते हैं. अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि शुड एंड लेस्ट जहाँ पे होंगे वहाँ पर सेंटेंस में तो ऑलरेडी नेगेटिव पर्पस आपको समझ में आ रहा है.
इसीलिए अगर इस सेंटेंस में एक एक्स्ट्रा मान लो मैं यहाँ पे नॉट लगा रही हूँ या ऑलरेडी सेंटेंस में लगा है तो वो लगाना गलत होगा। मान लो सेंटेंस दिया है ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड नॉट मिस द ट्रेन, तो ये नॉट का यूज करना यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट है। इनएप्रोप्रिएट इसलिए है क्यों? क्योंकि लेस्ट एंड शुड तो ऑलरेडी ही नेगेटिव पर्पस को नोट कर रहे हैं, आपको एक एक्स्ट्रा नॉट डालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपके पास शुड का यूज़। नोट में आप देखें मैंने क्या लिखा है, फॉर अ मोरल सजेशन। मोरल यानी कि नैतिक। एक नैतिक सजेशन अगर आपने किसी को देनी है, नैतिक सजेशन क्या होती है देखिए, मॉरल सजेशन जैसे कि हमें अपने देश के प्रति लॉयल होना चाहिए या फिर हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये सब नैतिक चीज़ें हैं। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसी सजेशन के लिए या ऐसी ऑब्लिगेशन के लिए, ऑब्लिगेशन क्या होता है कि जब हम ऐसा करने के लिए बाध्य हों, हम देश की सेवा करने के लिए लेट से मॉरली क्या है, नैतिक रूप से बाध्य हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। तो मुझे क्या यूज करना है यहाँ पे, ought to, OUGHT to है, तो ये भी सजेशन ही। लेकिन ये सजेशन कैसी है, ये सजेशन है मॉरल सजेशन। मॉरल सजेशन के लिए आप क्या यूज करोगे, ought to। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, we ought to serve our country, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पर ought to लगाते हो, नंबर 1 ought to लगाते हो वो भी सही है, अगर आप यहाँ पे should लगाना चाहो तो वो भी सही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन में अगर आपको दोनों देखने को मिलते हैं तो आप तीसरे या चौथे ऑप्शन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड ऑप्शन में या फिर फोर्थ ऑप्शन में लिखा हो कि आइदर 1 और 2, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो है तो ये सजेशन ही, ये अलग बात है, एक मॉरल सजेशन है। आप चाहो तो ought to लगाओ, राइट, लेकिन अगर आप शुड भी लगाते हो तब भी सही है। इसीलिए दोनों ही क्या हैं, अप्रोप्रिएट हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट ought to होगा कि शुड की तरह ही आप इसे मॉरली यूज़ कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन से मॉडल है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस लिस्ट, ये पूरी लिस्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगली जो पेयर है मॉडल्स की, मैं पेयर में डिस्कस करूंगी, इसको आपको समझना उसके साथ साथ इजी हो जाएगा। सो आई एम गोना टेक अप द पेयर विच इज कैन एंड कुड, द यूज ऑफ मॉडल कैन एंड कुड। हिंदी में उसे शुड को तो आप चाहिए के लिए यूज करोगे, एंड जो कैन एंड कुड है इसको आप यूज करोगे सकना के सेंस में। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता था। आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑलरेडी ये जो कैन एंड कुड है इसमें फर्क क्या है। जैसे मैंने हिंदी में 2 सेंटेंसेस बोले, सकता हूं और सकता था, इसका मतलब क्या हो गया कि कुड की सबसे पहला यूसेज आ गया कि हम इसे यूज करेंगे पास्ट ऑफ कैन के लिए। जहां पे आपको कैन यानी कि सकना का पास्ट बताना है, एबिलिटी का पास्ट बताना है, तो आप वहां पे कुड यूज करोगे। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैन का यूज हम करते हैं बेसिकली एबिलिटी को बताने के लिए। एबिलिटी यानी कि क्षमता, एबिलिटी समझते हैं ना आप, क्षमता। मैं ये कर सकता था, मुझ में ये एबिलिटी थी करने की। तो अगर पास्ट की एबिलिटी को बताना है तो आप कुड लगा दो, अगर प्रेजेंट की एबिलिटी को बताना है तो कैन लगा दो। पहला यूज आ गया एबिलिटी। ओके, आई कैन डू दिस, आई कुड डू दिस। अब पेपर में आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कैन यूज करूं या कुड यूज करूं? वो ऐसे पता चलेगा कि सेंटेंस अगर तो पास्ट का होगा, पास्ट का कैसे पता चलेगा? अगर सेंटेंस में पास्ट टाइम हो, जैसे कि येस्टरडे लिखा हो या फिर लिखा हो 10 years ago, है ना, यानी कि आप पास्ट टाइम की बात कर रहे हो, विच मीन्स वॉट, आपको कुड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, येस्टरडे आई डैश विजिट यू, मैं तुम्हारे पास कल आ सकता था, राइट। तो
क्योंकि येस्टरडे लिखा है इसलिए पास्ट टाइम है, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, येस्टरडे आई कुड विजिट यू, मैं तुम्हारे पास कल आ सकता था। तो पहला आपने देखा एबिलिटी के लिए। दूसरा इसके पास जो यूज है वो है कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है। इस बकेट में 10 लीटर पानी आ सकता है। ओके, तो दिस बकेट कैन होल्ड 10 लीटर्स। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी साथ में लिखते जाना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल क्या बताया है, दिस बकेट कैन होल्ड 10 लीटर्स। ओके, लेकिन मान लो बकेट टूट गई, तो इस बकेट में 10 लीटर पानी आता था, अभी पास्ट हो गई, अब क्या है, कैपेसिटी पास्ट में होगी, आता था अब नहीं आएगा, तो आप बोलोगे दिस बकेट कुड होल्ड 10 लीटर्स। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके आगे पीछे कुछ ऐसा वर्ड लगा होगा, कुछ ऐसा आपको एक इम्प्रेशन मिल जाएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं ये सेंटेंस जो है ये पास्ट का है, इसलिए मुझे यहाँ पे कुड लगाना है। सो इसका सेकंड यूसेज आ गया आपके पास कि हम इसे यूज करते हैं पास्ट की एबिलिटी एंड पास्ट की कैपेसिटी को बताने के लिए। द थर्ड यूसेज इज पावर। पावर को भी डिनोट करते हैं कैन एंड कुड। पावर यानी कि आप जोर लगा के कोई चीज उठा सकते हो, आई कैन लिफ्ट 20 kgs वेट, तो वो आपकी पावर है। आपकी बाजू टूट गई, अब आप नहीं उठा सकते हो, मैं 20 किलो भार उठा लेता था, पावर थी मुझ में। आई कुड बिफोर माई इंजरी, मेरी इंजरी से पहले, देखो मैंने अभी क्या बोला, बिफोर माई इंजरी। अब आपको क्लियर हो गया कि हाँ ये पास्ट की बात कर रहा है, मेरी इंजरी से पहले की बात कर रहा है, मेरी जब मुझे चोट लगी उससे पहले की बात हो रही है, कॉमा बिफोर माई इंजरी आई कुड लिफ्ट 20 kgs वेट। तो मैंने कुड यूज किया, क्यों, क्योंकि बिफोर माई इंजरी से आपको क्लियर हो रहा है कि ये सेंटेंस अभी पास्ट में चला जाएगा, पास्ट की पावर की बात होगी, इसलिए मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे कुड यूज किया। वैसे ही जो कैन वर्ड है या कुड है, ये बताते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होती है, संभावना। ओके, ये थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को बताएगा कि लेट्स से इट कैन एनीथिंग लाइक, जैसे आप बोलते हैं गलती किसी से भी हो सकती है, संभावना है। पॉसिबिलिटी है कि मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, तो आप बोलोगे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। ओके, ये थ्योरेटिकल है, ये चीज़ क्या है, पॉसिबिलिटी बनती है। और कुड पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताएगा कि हो सकता है उस समय ऐसा हो रहा हो, या फिर देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता था। पॉसिबिलिटी, संभावना थी कि तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता था, तो क्या यूज कर दोगे, कुड। सिंपल सी बात है, यूजेस दोनों के कॉमन हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि कुड को आप पास्ट ऑफ कैन में यूज कर दोगे। ओके, तो जब भी पास्ट ऑफ कैन की बात आएगी तो आप कुड लगा दोगे। अगला है परमिशन देने के लिए भी कैन यूज करते हैं। यू कैन गो नाउ, आप अभी जा सकते हो, आपको परमिट कर दिया गया है, तो आप किसके लिए, आप कैन यूज करोगे। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट की बात करते हैं। नाउ दिस इज समवट डिफरेंट। ओके, अभी तक तो आप इन यूजेस तक तो आप इसे पास्ट की तरह यूज कर रहे थे कुड को। अब बात आ जाती है रिक्वेस्ट की। डिफरेंसेस, जब भी आपको एक फ्रेंडली रिक्वेस्ट करनी है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट आप किसको करोगे, फ्रेंड को करोगे या कोई ऐसे पर्सन को करोगे जिससे आप फेमिलियर हो, आप जानते हो उसको। लेकिन अगर आपको एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी है, और ये बात किसकी हो रही है, अभी यहाँ पे तो प्रेजेंट है ही है, अब यहाँ पे भी प्रेजेंट की ही बात हो रही है अभी फिलहाल। अभी तक ये पास्ट के लिए यूज हो रहे थे, ये चारों के सेंस में आप यहाँ पे से पास्ट के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन अभी रिक्वेस्ट की बात आ गई और प्रेजेंटली ही आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। कुड को हमेशा पास्ट में यूज नहीं करते हैं कुड को। कुड का सिंपली मीनिंग ओनली एंड ओनली पास्ट ऑफ कैन नहीं है, इसे हम प्रेजेंट में भी यूज कर रहे हैं। देखिए पहला यूज क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट आप अपने फ्रेंड से करोगे, आप अपने फ्रेंड को पूछ सकते हो कैन आई टेक योर पेन, मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, आप उससे फ्रेंडली रिक्वेस्ट करोगे। लेकिन फॉर्मल रिक्वेस्ट आप किससे करते हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट आप किसी ऐसे पर्सन से करते हो जिससे या तो आप पहली बार मिल रहे हो, यानी कि या तो जो वो है वो स्ट्रेंजर है, या फिर आप उससे फॉर्मल बेसिस पे मिल रहे हो।
वो आपका इंटरव्यूअर हो सकता है, या फिर कोई रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, या फिर आप पहली बार किसी को कॉल कर रहे हो। ओके, तो जैसे कि मैंने अपॉइंटमेंट लेना है, लेट से हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेना है, तो मैं जो रिसेप्शनिस्ट है उसको कॉल करके बोलूँगी कुड आई गेट एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर शर्मा। तो मैंने वहाँ क्या यूज़ किया है, कुड। इसका मतलब कुड वहाँ पे, क्या मैं डॉक्टर शर्मा की अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ, आपने कुड यूज़ किया, फॉर्मल रिक्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि वो पर्सन आपके लिए फॉर्मल है, आप उससे पहली बार बात कर रहे हो या फिर आप उसे फॉर्मल बेसिस पे बात कर रहे हो। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड। कुड वैसे तो पास्ट ऑफ कैन है, लेकिन कभी कभी इसे प्रेजेंट में भी यूज़ करते हैं। वो कभी कभी मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। कब यूज़ करते हो आप? जब भी इसे फॉर्मल रिक्वेस्ट के तौर पे आपको यूज़ करना है। डू नॉट फॉरगेट टू राइट एग्जाम्पल्स। कुड आई टॉक टू मिस्टर शर्मा और कुड आई गेट एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर शर्मा? कैन आई टेक योर पेन? क्लियर है? दिस इज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, यू कैन राइट इट डाउन। ओके, नाउ what I am going to tell you here is very important. आपको ये चीज़ नोट करनी है, क्योंकि can and could एबिलिटी को बताते हैं। तो एक ही सेंटेंस में, यानी कि सेम सेंटेंस में both can could या able to यूज नहीं होगा, यूज नहीं होगा। ओके, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस बोला आई कैन एबल टू डू दिस, तो ये क्या सेंटेंस हुआ? कैन तो खुद ही एबिलिटी की बात कर रहा है, तो आपको एक एक्स्ट्रा एबल टू लगाने की जरूरत क्या है? क्या सेंटेंस बोला है मैंने? आई कैन एबल टू डू दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि एज पर माई नोट जिसमें मैंने लिखा है सेम सेंटेंस में बोथ कैन कुड एंड एबल टू का यूज आप नहीं करोगे। आई कैन एबल टू डू दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट क्या होगा? आई कैन डू दिस। या तो आप ये बोलो आई कैन डू दिस, या फिर क्या बोलो आई एम एबल टू डू दिस। तो ये था आपका कैन एंड कुड का यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट पेयर है हमारा मॉडल्स का, दैट इज द यूसेज ऑफ विल एंड शैल। तो जब आप टेंसेस पढ़ोगे उसमें भी मैंने क्लियरली आपको विल शैल जो है उसके बारे में बात की है, और मैंने ये कहा है कि आप जो हैं विल और शैल के यूसेजेस पढ़ोगे मॉडल्स में। तो वही अब हम करने जा रहे हैं। लेट्स सी द यूसेज ऑफ मॉडल्स विल एंड शैल। सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ शायद क्लियर होगी या नहीं भी पता है, तो लेट मी टेल यू कि विल एंड शैल का यूज़ हम लोग कब करते हैं? वी यूज़ इट इन द फ्यूचर टेंस। ओके, दोनों ही किसको बताते हैं? फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में होने वाले कार्य की बात करते हैं। ओके, So, the usage of will and shall is as I've written here. सबसे पहले तो फ्यूचर में यूज करते हैं। मैंने लिखा है 90% ऑफ दी सेंटेंसेस में तो विल ही यूज होगा। ओके, तो यूजुअली तो आप क्या करते हो, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में यही होता है कि हम हर जगह ही विल लगा देते हैं। बहुत कम ऐसी जगह होती है जिसमें हम शैल का यूज करेंगे। तो वेरी स्पेसिफिक रूल इज कि शैल आपने वहां लगाना है जहां पे क्वेश्चन फॉर्म हो एंड फर्स्ट पर्सन का यूज हो रहा हो। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? या तो आई या तो वी। तो इस चीज को अगर आप याद रख लोगे, आपको पूरी विल एंड शैल का रूल समझ में आ जाएगा। आपने क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जहां आप फर्स्ट पर्सन लगा रहे हो, यानी कि आई या वी लगा रहे हो, वहां आप शैल लगाओगे, बाकी हर जगह विल लगा दो। ओके, तो देखिए शैल आई कम, शैल आप यूज कर रहे हो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई एंड वी के साथ, किसमें? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल शैल आई कम, फर्स्ट पर्सन के अलावा कोई भी अदर पर्सन है तो आप उसमें चाहे इंटेरोगेटिव है, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस है, चाहे नेगेटिव सेंटेंस है, आप उसमें विल ही लगाओगे। एंड इसका दूसरा रूल क्या है? देखिए
दूसरा रूल इसका ये है कि जिन सेंटेंसेस में आपको कमांड क्या होता है, यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है, थ्रेट यानी कि धमकी दे रहा है कोई, या प्रॉमिस है, प्रॉमिस आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं ना, कंपल्शन यानी कि ज़रूरी ऐसा करना है, एंड डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। ये 5 चीज़ें हैं। और वो सेंटेंस जो है अगर तो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ बनाया है तो उसमें शेल लगा दो, और अगर फर्स्ट पर्सन के साथ लगाया है तो उसमें विल लगाएंगे। ओके, हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। अभी सेकंड एंड थर्ड पर्सन क्लियर है आपको? सेकंड पर्सन होता है यू। देखिए फर्स्ट पर्सन कौन है जो बोल रहा है, यानी कि मैं, आई एंड वी, या तो मैं हो सकती हूँ या हम। जिससे बात हो रही है वो हो गए आप, यानी कि यू। जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है? वो, यानी कि ही, शी, इट या दे। तो ये सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ये सारे होते हैं। तो इनके साथ अगर ये यूज़ करोगे तो शेल लगाओगे, अगर फर्स्ट पर्सन यूज़ करोगे आई एंड वी तो विल लगाओगे। जैसे कि कमांड दे रहे हो आप किसी को, तुम अभी रूम से बाहर हो जाओ। ओके, तो अब कौन सा यूज़ किया मैंने पर्सन? तुम, यानी कि यू, यानी कि सेकंड पर्सन। तो कमांड किसकी है? सेकंड पर्सन की। तो यू के साथ क्या लगाओगे? शेल। यू शेल लीव द रूम एट वंस। गॉट इट? यू शेल लीव द रूम एट वंस। थ्रेट, धमकी की बात हो रही है, धमकाया जा रहा है। तो देखिए एक सेंटेंस है कि ट्रेसपासर्स शेल बी प्रोसिक्यूटेड। अब ये ट्रेसपासर्स कौन होते हैं? जो ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। ओके, तो ट्रेसपासर्स को धमकाया जा रहा है। ट्रेसपासर्स कौन है? कोई लोग हैं ना, थर्ड पर्सन है। तो क्या लगाया? ट्रेसपासर्स शेल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड होता है उनको दंड दिया जाएगा या पनिश किया जाएगा। प्रॉमिस कर रहे हैं आप, तुम्हें अवॉर्ड दिया जाएगा, तुम्हें सेकंड पर्सन को अवॉर्ड दिया जाएगा। यू शेल बी अवॉर्डेड। या आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, आप बोलोगे आई विल कम टुमारो, इट्स माई प्रॉमिस, तो आपने विल यूज किया है। ओके, कंपल्शन है, जरूरी है कोई चीज, जैसे कि एनीथिंग लाइक तुम्हें मीटिंग से पहले यहाँ होना पड़ेगा, या मैं मीटिंग से पहले ही वहाँ पे आ जाऊँगा। कंपल्शन है, ज़रूरी है। तो आई विल रीच देयर बिफोर मीटिंग, यू शैल रीच देयर बिफोर मीटिंग। क्लियर है? कंपल्शन है, यू शैल रीच देयर बिफोर मीटिंग। एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प होना। तो इसमें आप ये बोल सकते हैं आई विल वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। आई के साथ आपने विल। यू शैल वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स। अनदर यूज ऑफ शैल इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो यूज है शेल का क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग होता है एक सेंटेंस के साथ छोटा सा क्वेश्चन जोड़ देना। तो ये वाला सेंटेंस है लेट्स गो आउट। जो सेंटेंस लेट्स या फिर लेट अस से शुरू होगा, एक ही चीज़ है, लेट्स बोलो चाहे लेट अस बोलो, उसके साथ अगर आपको क्वेश्चन टैग लगाना है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा? शैल वी। क्वेश्चन टैग क्या किया आपने? ये सेंटेंस था, इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन अटैच कर दिया, चलो बाहर चलते हैं, चले। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है ऐसे चले, जैसे मैंने बोला हिंदी में वैसा ही इंग्लिश में बोलना। ओके, तो आपने देखा जो सेंटेंस लेट्स या फिर लेट अस से शुरू होता है उसका क्वेश्चन टैग क्या आता है? शैल वी। ओके, तो ये हो गया शेल का अनदर यूज। अब मैं वापस विल के ऊपर आऊंगी। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर का कोई भी काम अगर है तो आप उसमें विल लगाओगे या फिर शेल लगाओगे। कंडीशंस मैंने आपके सामने ये वाली प्रेजेंट की हैं कि कब विल लगाना है, कब शेल लगाना है। ओके, द थिंग इज फ्यूचर में होने वाले दो काम, टू साइमल्टेनियस की जगह आप लिख दो टू एक्शंस अकरिंग वन आफ्टर द अदर। दो ऐसे एक्शन एक के बाद दूसरा होने वाला है। पहले एक एक्शन होगा और अगर वो हो गया तो ऐसा होगा। ओके, टू एक्शंस अकरिंग वन आफ्टर द अदर, टू एक्शंस ऑफ फ्यूचर लिखें। फ्यूचर के ऐसे दो एक्शन जो एक के बाद दूसरा होने वाला है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज जस्ट नॉट द रूल ऑफ विल, ये सिर्फ विल का रूल नहीं है, ये आगे आपको कहीं और भी देखने को मिलेगा। इसको बहुत ध्यान से आप सुनोगे।
फ्यूचर के ऐसे दो एक्शन जो एक के बाद दूसरा होने वाला है, उसमें टाइम के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट एक्शन होगा उसको आप सिंपल प्रेजेंट में रखोगे और टाइम के अकॉर्डिंगली जो दूसरा एक्शन होगा उसको आप सिंपल फ्यूचर में रखोगे। देखिए बहुत इजी रूल है, फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन, फर्स्ट एक्शन सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें सिर्फ वर्ब वन लगानी है आपने, और सिंपल फ्यूचर का मतलब क्या है कि उसमें विल के बाद वर्ब वन लगाओगे। विल होगा या शेल भी आ सकता है, आपको रूल पता है विल शेल कब कब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम दिल्ली आते हो, फ्यूचर में ही आओगे ना, है काम तो फ्यूचर का है, तो मैं तुमसे मिलूंगा। वेरी सिंपल सेंटेंस, इफ यू कम टू दिल्ली कॉमा आई विल मीट यू। आपने देखा यहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन लगा है, यहां पे विल के साथ में आपने मीट यानी कि वर्ब वन लगाया है। काम दोनों ही फ्यूचर के हैं, लेकिन गलती कब हो जाएगी जब आपको यहाँ पे भी विल दिया होगा। इफ़ यू विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। आपको ध्यान में रखना है कि विल दोनों में नहीं आएगा, विल सिर्फ और सिर्फ बाद वाले एक्शन में आएगा। पहले वाला एक्शन जो होगा उसमें डायरेक्ट आपको सिंपल प्रेजेंट यानी कि वर्ब वन ही लगाना है। अब ये जो मैंने इफ़ लिखा है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ इफ़ यू, यहाँ एज सून एज भी हो सकता है, राइट, या प्रोवाइडेड भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ पहले लिखी है वो एक्शन पहले हुआ है। फर्स्ट एक्शन का मतलब क्या है, जो टाइम वाइज पहले आया है। मैं सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो दूसरा तरीका इस सेंटेंस को लिखने का। अब आप थोड़ा सा इसको, आपको लगेगा कि कुछ अलग है। देखिए आई विल मीट यू, मैंने इसको पहले लिख दिया, प्रोवाइडेड यू कम टू दिल्ली। देखिए लिखने का तरीका है अलग। सेंटेंस में सिर्फ इफ की जगह को मैंने प्रोवाइडेड रिप्लेस किया, लेकिन सेंटेंस वैसा ही है, आई विल मीट यू, यू कम टू दिल्ली। अभी भी कम वाले के साथ विल नहीं लगा है एंड मीट के साथ विल लगा है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है जो पहले लिख दिया है वही पहले हुआ है, नो। वो आप डिसाइड करोगे कि टाइम वाइज पहले कौन सा हो रहा है, विल उसमें नहीं लगाना है। जो टाइम वाइज बाद में हो रहा है उसके साथ आप विल लगाओगे। मैं तुमसे मिलूंगा प्रोवाइडेड, बजाय कि तुम दिल्ली आते हो। अगर दिल्ली आओगे तभी मिलूंगा, अगर दिल्ली आते हो तभी मिलूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा अगर तुम दिल्ली आते हो, बजाय कि तुम दिल्ली आते हो। सो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम्पल्स को बार बार पढ़ोगे आपको बहुत ईजी लगेगा। एंड दिस विल इज़ जस्ट नॉट अबाउट मॉडल, ये सिर्फ मॉडल का पार्ट नहीं है, ये आगे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। आप पढ़ोगे आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे द यूज ऑफ मे, माइट एंड मस्ट।